जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा और परीक्षा से पहले इस क्लास को देख कर जाइएगा, अपने नोट्स का रिविजन करके जाइएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में 15 से 20 नंबर आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है। मनीषा रामदास को चुना गया है, मनीषा कल्याण को चुना गया है, एलिना रिवाकीना को चुना गया है या एशले बार्टी को चुना गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों नाम अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाइयों बहनों आपको बता दें महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है तो आप नोट करके रखिएगा, ये चुना गया है मनीषा कल्याण को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका सवाल आपसे कहता है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इसको आप ध्यान में रखें मनीषा कल्याण। अगर आपसे कहा जाए कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो दोस्तों आप किसका नाम लेंगे तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए फुटबॉल महासंघ, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो आप कहेंगे कल्याण चौबे। कल्याण चौबे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, मनीषा कल्याण को चुना गया है। अगर आपसे कहा जाए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। अगर आपसे कहा जाए कि फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है, कल्याण चौबे जी को चुना गया है। दोस्तों मनीषा रामदास, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे कहा जाए पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर, दोस्तों पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया है, ये चुना गया है मनीषा रामदास को। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों सवाल बनता है कि आप इसको याद में कैसे रखेंगे। मनीषा रामदास, मनीषा कल्याण, एक जैसे नाम सुनाई पड़ रहे हैं। दोस्तों फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। यहाँ पर दोस्तों कल्याण लगा हुआ है, अब यहाँ पर मनीषा कल्याण, ये किसकी हो गई, ये फुटबॉल वाली हो गई। और मनीषा रामदास ये किससे संबंधित है, पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर। बिल्कुल करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं इन दो ऑप्शंस को लेकर। एलिना रिवाकीना, एशले बार्टी। एशले बार्टी कहां से संबंधित है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। कहां की हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और एलिना रिवाकीना ये कहां की रहने वाली हैं तो इसको आप नोट कर लें, ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। कहां की दोस्तों, कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। अब दोस्तों इन्होंने जीता क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एशले बार्टी ने दोस्तों क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला खिताब किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं ये दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि विंबलडन ओपन 2022 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, एलिना रिवाकीना ने जीता है। और ये कहां की रहने वाली, ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। इसको आप नोट कर ले। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को यहां से नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट कर बताएं कि हॉकी महासंघ का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है या प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। नॉलेज पोर्टल दोस्तों इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो आप कहेंगे खादी ग्राम उद्योग आयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी कि दोस्तों KVIC इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसका दोस्तों अधिनियम कब का है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। इसका अधिनियम है 1956 का दोस्तों इसका अधिनियम है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, विनित कुमार इसके वर्तमान में
अध्यक्ष हैं, इसको आप नोट कर लें। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग, इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? इसके कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसके दोस्तों वर्तमान में अय्यर, इसके वर्तमान में कौन है? सीईओ। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नाबार्ड, ये भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 12 जुलाई 1982 को हुई है। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जीवा कार्यक्रम। कौन सा दोस्तों? जीवा कार्यक्रम। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा नाबार्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों प्रसार भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसके दोस्तों नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? गौरव द्विवेदी को बनाया गया। किसको? गौरव द्विवेदी, इनको बनाया गया। ये भी आप नोट कर लें। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन है, तो आप नोट कर लें, गोविंद चिंतालू जी हैं। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? शिवरमन समिति। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। दोस्तों देखिए, आप सवाल एक है, लेकिन मैंने आपको 15 से 20 सवाल यहाँ से बताए हैं। और सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले सवाल हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अग्निवलय कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि जय माता दी। जल्दी से बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा। अग्निवलय ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसको आप नोट करके रखेंगे, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दोस्तों आपको बता दें अग्निवलय, यहाँ पर प्रशांत महासागर में अग्निवलय पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट सब यहीं पर होते हैं। किस वजह से होते हैं? ये अग्निवलय की वजह से होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त, यानी कि मेरियाना गर्त कौन सा दोस्तों? मेरियाना गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि एस आकार का महासागर, एस आकार का महासागर, ये दोस्तों कौन सा? ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन से आकार का है? ये एस आकार का है। इसको आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर बताएंगे आप। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कामेंग जल विद्युत परियोजना, आपकी परीक्षा में कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कामेंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, तो आप नोट करके रखें, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी देते हैं ऑप्शन के थ्रू। अगर आपसे कहा जाए कि नरौरा परमाणु संयंत्र, नरौरा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है उत्तर प्रदेश में। गुजरात में दोस्तों कौन सा है? काकरापार परमाणु संयंत्र दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा है? कैगा दोस्तों कर्नाटक में है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि तमिलनाडु में दोस्तों कौन कौन से हैं? तमिलनाडु दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? पक्कम, कुडन, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं,
कुडनकुलम और कलपक्कम ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए सवाल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला और आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। इसके ऊपर आप साफ साफ लिख लीजिएगा कि हाँ, ये सवाल हमारी परीक्षा में आएगा ही आएगा। चाहे आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों। GSAT-24 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C52, एरियन 5, PSLV C53, PSLV C25। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण हैं। GSAT-24 इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप नोट कर लें, एरियन 5 के द्वारा। और एरियन 5 क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार का रॉकेट है, एक प्रकार का रॉकेट है। इसको आप नोट करके रखें दोस्तों। आपको बता दें GSAT-24 इसको दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। और कहां से लॉन्च किया गया ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच गुआना यहां से लॉन्च किया गया, कोरू। ये पूरा स्थान आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि GSAT-24 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? एरियन 5 के रॉकेट के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुआना, कोरू से लॉन्च किया गया है। और उसको टाटा को लीज पर दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। ऑप्शंस को लेकर पूरी जानकारी आपको देते हैं। PSLV C52 इसके द्वारा क्या किया गया है? EOS 04 दोस्तों, EOS 04 सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C52 के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। 2022 का पहला लॉन्च कौन सा था? PSLV C52। दोस्तों PSLV C53 इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? सिंगापुर के तीन सैटेलाइट PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएंगे कि PSLV C25 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया था? चंद्र मिशन को, मंगल मिशन को, सूर्य मिशन को, किसको लॉन्च किया गया था PSLV C25 के द्वारा? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि NIA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सतीश पाई हैं, दिनकर गुप्ता हैं, विनीत कुमार हैं या गौरव द्विवेदी हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। नियुक्ति का एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। NIA दोस्तों यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके दोस्तों वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो आप नोट कर लें, ये दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि NIA कितना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था बीच में। अभी दोस्तों ऑपरेशन ऑक्टोपस किन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया है? जल्दी से कमेंट में इसका जवाब छाप के बताइएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस इसका संबंध किन दो एजेंसी से है? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता जी। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं पूरे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। विनीत कुमार, मैंने अभी आपको बताया था KVIC यानी कि खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत कुमार। गौरव द्विवेदी दोस्तों कौन है? प्रसार भारती के हैं। प्रसार भारती, ये सब दोस्तों नवीन नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट कर लें, प्रसार भारती के हैं। सतीश पाई दोस्तों किसके हैं? एल्यूमिनियम संस्थान, दोस्तों राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई जी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसने लॉन्च किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया है या नीति आयोग ने किया है या इन दोनों ने किया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। इन आवर लाइफ टाइम अभियान, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं, आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल बनेगा। इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप नोट करके रखें, ये पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन दोनों के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इनको आप नोट करके रखें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि दोस्तों UNDP, इसके द्वारा, इसको आप नोट करके रखें। और UNDP दोस्तों कौन सी संस्था जारी करती है? मानव विकास सूचकांक, इसको आप नोट कर लें। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये UNDP के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 132, भारत का स्थान कितना है? 132 है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में।
दोस्तों कोप 27, कौन सा दोस्तों, COP 27 दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 27, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट मिस्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मिस्र में। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मैंने आपको कई बार नोट कराया है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कोप 27 में ही दोस्तों इन आवर लाइफ टाइम अभियान इसका शुभारंभ किया गया था। इसको भी आपको पता होना चाहिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। ये दोस्तों COP 27 में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया, किसमें किसने भाग लिया है, पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इन सारे सवालों को आप नोट कर लें। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला एकदम लल्लन टॉप सवाल है खेल विशेषांक को लेकर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा को मिला है, शरद कमल को मिला है, निखत जरीन को मिला है, भावना जाट को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी धनराशि कितनी है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों सवाल की तरफ बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आप नोट करके रखें, ये शरद कमल को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये किससे संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस, इसके खिलाड़ी हैं कौन, शरद कमल। इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2 पदक जीते थे। आपको दोस्तों बता दें, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, शरद कमल। और दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, निखत जरीन और शरद कमल। इसको भी आप ध्यान में रखें। नीरज चोपड़ा दोस्तों इनके बारे में आपको पता है कि 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी देते हैं इस सवाल के माध्यम से। बिल्कुल खेल विशेषांक का सारा आंकड़ा दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं। निखत जरीन ये दोस्तों किससे संबंधित है, बॉक्सिंग। ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई थी विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ये दोस्तों प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, तुर्की इस्तांबुल में हुई थी। इसको आप अलग से नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाए कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, इसमें दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि रजत पदक जीता था। और ये प्रतियोगिता दोस्तों कहाँ पर हुई थी, ये अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में भी कहाँ पर, यूजीन, ये यहाँ पर हुई थी। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था, एंडरसन ने जीता था। दोस्तों ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पहली बार इसके अंदर कोई मेडल जीता है। किसमें, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और दोस्तों अमेरिका में भी कहाँ पर हुई थी, यूजीन नामक स्थान पर हुई थी। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था, ये एंडरसन नामक दोस्तों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता था। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भावना जाट इनका संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कैसी लग रही है आपको आज की क्लास। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें। अगर सवाल अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दें, क्योंकि सारे सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ भी सवाल है। सलीम अली को कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप नोट कर लें, ये कैलाश सांखला को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। अगर आपसे कहा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट ये कब का है, ये 29 जुलाई 1973,
ये टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। इसीलिए दोस्तों विश्व बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं? 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सलीम अली, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया। अगर आपसे कहा जाए कि वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसको कहते हैं? सलीम अली को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? वाटर मैन ऑफ द इंडिया, वाटर मैन ऑफ द इंडिया। दोस्तों ये राजेंद्र सिंह को कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। इनको आप नोट कर लें। अब आप कमेंट में बताएंगे कि चिपको आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है, चिपको आंदोलन किस वर्ष से संबंधित है। और दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले से संबंधित था, लेकिन दोस्तों ये किस वर्ष से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मतदाता केंद्र स्थापित हुआ है, ये कहां पर स्थापित हुआ है, इसका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मतदाता केंद्र कहां स्थापित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, लद्दाख में हुआ है, सिक्किम में हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों आपको बता दें, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदाता केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है, तो आप नोट कर लें, यह हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों इसका नाम क्या है? तासी गंग। दोस्तों अगर आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर कौन सा मतदाता केंद्र स्थापित हुआ? तासी गंग। कहाँ पर स्थापित हुआ? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसको आप नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं। उत्तराखंड, अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में वहाँ पर अब चुनाव हुए थे काहे के? विधानसभा के। दोस्तों क्या होगा? पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं, इसको भी आप नोट कर लें। और उत्तराखंड में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसको भी आपको नोट करके रखना है। लद्दाख, यहाँ पर दोस्तों क्या है? लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है और हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में लद्दाख का राजकीय पशु किसको नियुक्त किया गया था? सिनो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ, यानी कि दोस्तों हिम तेंदुआ। अगर आपसे कहा जाए कि लद्दाख का राजकीय पशु किसे नियुक्त किया गया? हिम तेंदुए को किया गया है, सिनो लियोपार्ड को। अब दोस्तों आप कमेंट में छाप कर बताएं कि लद्दाख का राजकीय पक्षी, दोस्तों लद्दाख का राजकीय पक्षी किसे नियुक्त किया गया था? अभी हाल ही में किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर ही बताना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है, पुस्तकों को लेकर सवाल है। और दोस्तों पुस्तकें आपकी परीक्षा में आपसे जरूर पूछी जाएंगी। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड है, राजेश तलवार है, अशोक अग्रवाल हैं। दोस्तों यहाँ पर अशोक चक्रवाल होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हरीश मेहता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, ये राजेश तलवार हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सब पुस्तकें दोस्तों 2022 से संबंधित हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसका दोस्तों पुस्तक है? ये राजेश तलवार। और किस पर संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर संबंधित है। दोस्तों रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? लिसन टू योर हार्ट। क्या है दोस्तों? लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। दोस्तों आलोक चक्रवाल, यहाँ पर दोस्तों चक्रवाल लिखिए आप, आलोक चक्रवाल। ये दोस्तों इनकी कौन सी पुस्तक है? तो आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिरसा मुंडा, कौन सा दोस्तों? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। क्या है?
बिरसा मुंडा जन जातीय नायक। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। दोस्तों हरीश मेहता की पुस्तक कौन सी है? द मैरविक इफेक्ट। ये मैंने शायद आपको कल भी नोट कराई थी। द मैवरिक इफेक्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है हरीश मेहता की पुस्तक है। इसको आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, मांडवी नदी, कृष्णा नदी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी कई बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप इसको नोट करके रखेंगे। ये मंडावी नदी पर स्थित है। किस पर? मंडावी नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा, पणजी, गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, यहाँ पर स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। ब्रह्मपुत्र, दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे। कामेंग, दोस्तों कामेंग। और नंबर 2 सुबनसिरी, सुबनसिरी। और इसके अलावा दोस्तों एक और है, कौन सी? लोहित। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब की सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों महानदी, यहाँ पर क्या स्थित है? हीराकुड बांध। क्या स्थित है दोस्तों? हीराकुड बांध। अगर आपसे कहा जाए कि हीराकुड बांध कहाँ पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर पड़ता है? संबलपुर में। यह भी नोट कर लीजिएगा। यह भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। संबलपुर में पड़ता है। इसको भी आप नोट कर लें। इसके अलावा दोस्तों कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी? मूसी और तुंगभद्रा। कौन कौन सी है? मूसी और तुंगभद्रा। और दोस्तों इसी ऊपर कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। आप दोस्तों देख रहे हैं कि सारी नदियां, उनसे संबंधित दोस्तों उनकी सहायक नदियां और बांध सारे मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अब आप दोस्तों कमेंट कर कर बताएंगे कि चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, दोस्तों कौन कौन सी? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सिरऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, त्रिपुरा में, फरीदाबाद में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कई बार ये सवाल आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। सिरऊ लिली फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप नोट करके रखें। ये मणिपुर में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मणिपुर में एक और फेस्टिवल मनाया, संघाई उत्सव। अगर आपसे कहा जाए कि संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव ये दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कहेंगे मणिपुर में किया जाता है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मिजोरम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? चिरऊ। अगर आपसे कहा जाए कि चिरऊ उत्सव कहाँ मनाता है? चिरऊ हो गया चापचार, चिरऊ, चापचार और बम्बू डांस, बम्बू डांस। ये सब दोस्तों उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये सब के सब मिजोरम में मनाए जाते हैं। इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद करें। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपसे कहा जाए त्रिपुरा, त्रिपुरा में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? खारची, खारची उत्सव दोस्तों कहाँ पर है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में दोस्तों एक है लाई हरोबा। कौन सा दोस्तों? लाई हरोबा। इसको भी आप ध्यान में रखें। और त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोक बरोक। इसको भी आपको पता होना चाहिए। फरीदाबाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? सूरज कुंड मेले का आयोजन हुआ था। क्या है? सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? ये फरीदाबाद में हुआ है। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
आज का हमारा अगला सवाल है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, जेनेवा में स्थित है, पेरिस में स्थित है या ब्रुसेल्स में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप नोट करके रखें, इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में स्थित है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में। दोस्तों ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1993। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, यह भी सवाल आपसे प्रश्न में बन सकता है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि G20 दोस्तों इसके अंदर 19 देश शामिल हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि G20 में 19 देशों के अलावा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है? यूरोपियन यूनियन। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में। और उसमें कुल कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। अब दोस्तों आपको बता दें यहीं पर एक और नाटो, दोस्तों नाटो का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बेल्जियम में ही स्थित है। और दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 4 अप्रैल 1949 ये दोस्तों नाटो की स्थापना हुई है। पूरी तिथि को आप नोट कीजिएगा दोस्तों, केवल 1949 को मत याद कीजिएगा, 4 अप्रैल 1949। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और कुल कितने देश शामिल हैं दोस्तों? इसमें 30 देश शामिल हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है हिस्ट्री का, एकदम लल्लन टॉप सवाल है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? वर्ष 1916 में, वर्ष 1907 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1917 में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह भी सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। नरम दल और गरम दल ये कब अलग हुए थे? दोस्तों आपको बता दें ये 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। दोस्तों कब हुआ था? अगर आपसे कहा जाए कि सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था? ये दोस्तों 1907 में हुआ था। इसी के दौरान दोस्तों नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपसे सवाल ये भी कहा जा सकता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1907 में। आपसे प्रश्न में ये भी कहा जा सकता है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? तो आपको जवाब देना है सूरत अधिवेशन के दौरान। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि नरम दल और गरम दल, दोस्तों नरम दल और गरम दल ये दोस्तों एक कब हो गए थे? ये दोस्तों एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन से दोस्तों? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये दोस्तों दोनों एक हो गए थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों 1905 इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके समय बंगाल विभाजन हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। अब दोस्तों आपको बता दें बंगाल विभाजन की तारीख कब तय की गई थी? 16 अक्टूबर को। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए 16 अक्टूबर को पहली बार रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और चंपारण कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बिहार में स्थित है। किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? इसका जवाब कमेंट में आपको छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन की सिफारिश से हुई है? बैंकॉक घोषणा पत्र, ढाका घोषणा पत्र, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या शिकागो सम्मेलन? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका उत्तर अधिकतर बच्चों को पता ही होगा, लेकिन दोस्तों आपको केवल उत्तर बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल से 5 से 6 सवाल आपको बताना हमारा उद्देश्य है। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है? तो आप नोट कर लें, ये दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है। दोस्तों केवल विश्व बैंक की ही नहीं, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक प्लस
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको आप नोट करके IMF, सॉरी दोस्तों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी इन दोनों की स्थापना, इनको दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है, इनको दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है, इसको आप नोट करके रखें। इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर हुई है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC, इनका मुख्यालय स्थित है दोनों का, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र, दोस्तों आसियान, अगर आपसे कहा जाए कि आसियान, इसकी स्थापना किस घोषणा पत्र पर हुई है? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हुई है। और कब हुई थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1867 में हुई थी आसियान की स्थापना। और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं? कुल 10 मेंबर हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। ढाका घोषणा पत्र, अगर आपसे कहा जाए कि सार्क या दक्षेस, इसकी स्थापना दोस्तों किसकी सिफारिश पर हुई है? ढाका घोषणा पत्र की सिफारिश पर हुई है। कब हुई है? 1885 को। इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? कुल 8 मेंबर शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल, इसको भी आप ध्यान में रखें। यहाँ से दोस्तों मैंने आपको 10 से 12 सवाल बताए, सारे सवाल आपकी परीक्षा को लेकर अति महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? तो आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। अगर आपसे कहा जाए कि मौलिक अधिकार, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि मौलिक अधिकार, दोस्तों कमेंट में जल्दी से छाप कर बताएंगे आप कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। तब तक दोस्तों मैं और आपको जानकारियां देता हूं। अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके अलावा मौलिक अधिकार। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका। रूस से दोस्तों क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों DPSP, इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसको याद कैसे करें। दोस्तों आप इसको ऐसे याद करेंगे। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। कार किसके पास होती है? जो अमीर होते हैं। आ से अमेरिका, आ से अमीर, कार और अधिकार से कार, इसको आप ऐसे याद करेंगे। रूस दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जिसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो इंसान रूस जाता है, वो इंसान रुष्ट हो जाता है, मतलब अपने मन से कर्तव्य नहीं निभाता है, तो क्या होगा? रूस मौलिक कर्तव्य। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, जो चीज़ दोस्तों फ्री की मिल जाती है, दक्षिण अफ्रीका जो चीज़ फ्री की मिल जाती है उसमें संशोधन करना ही पड़ता है, इसको आप ऐसे याद करेंगे। और दोस्तों आयरलैंड से DPSP लिए गए, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से आर्थिक ग्रह नहीं, दोस्तों यहाँ पर आंतरिक ग्रह होगा। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह का उदाहरण नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये भी सवाल कई बार आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा बृहस्पति। आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये कैसे ग्रह हैं? ये सब दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं। अगर आपसे कहा जाए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह दोस्तों कैसे ग्रह हैं? तो आपको कहना है ये सब बाह्य ग्रह हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर।
भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, या वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, या साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें, चमेली देवी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आप नोट कर लें, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिजर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार किसको मिला है? फ्रांसिस केरे, इनको मिला है प्रतिजर पुरस्कार। अगर आपसे कहा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार ये दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। दोस्तों चमेली देवी और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है। फहमीदा अजीम ये दोस्तों बांग्लादेश की रिपोर्टर हैं, इनको मिला है इस बार का पुलित्जर पुरस्कार। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट कर कर कि डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज या अगले और अंतिम सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 215। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। महाधिवक्ता इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 165। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। राज्य का सबसे बड़ा वकील। दोस्तों आपको बता दें, महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। किसके दोस्तों? राज्यपाल के। दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन? महाधिवक्ता। ये दोस्तों अनुच्छेद 76 ये दोस्तों क्या है? महान्यायवादी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। जल्दी से इसका जवाब कमेंट कर ही बताना है आपको। अनुच्छेद 76 ये कौन से किससे संबंधित है? महान्यायवादी। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। दोस्तों केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। इसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है कौन? महान्यायवादी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों अनुच्छेद 72 ये किससे संबंधित है? जल्दी से इसका जवाब इसको आप कमेंट कर ही बताएंगे। दोस्तों मैंने आपसे सवाल अभी क्या पूछा था कि महाधिवक्ता ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। अनुच्छेद 76 दोस्तों महान्यायवादी ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 215 ये दोस्तों किससे संबंधित है? हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अगर आपसे कहा जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 215 कहता है। और अनुच्छेद 214 लिखा हो तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। मैंने आपसे दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल पूछे हैं। कौन कौन से? कि वर्तमान में अपने महान्यायवादी कौन हैं। और दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों मैं आपसे जितने सवाल पूछता हूँ कमेंट के माध्यम से, वो भी सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं। आप दोस्तों कमेंट करते हैं तो वो जवाब आपको कभी भूलते नहीं, आपको वो सवाल हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। आप कमेंट कर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? आपको कैसे लगे आज के सवाल? अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।